Good morning, dear student. In the previous lectures of the convection heat transfer, we have seen the first kind of problem in the forced convection, that is flow over a flat plate or external flow. But in this lecture, we will see the second problem of the forced convection heat transfer, that is flow through the pipes or duct, or we can say internal flow. But before that, we will discuss few numerical problem of flow over the flat plate. तो उसके लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए हैं जो आपसे डिस्कस करना है. तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, दैट इज एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फ्लो ओवर ए flat plate at a speed of 2 meter per second. Calculate the boundary layer thickness at a distance of 20 centimeter and 40 centimeter from the leading edge of the plate, and calculate the mass flow that enters the boundary layer between at x equals to 20 centimeter and at x equals to 40 centimeter. The viscosity of air at 27 degrees Celsius is 1.85 into 10 raised to power minus 5 kg per meter second. Assume unit depth in the z direction. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस कैलकुलेट करनी है, और उसके साथ साथ हमें मास फ्लो जो है वो कैलकुलेट करना है कि कितना एंटर कर रहा है आपका बाउंड्री लेयर में बिटवीन x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर से लेके और x इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर तक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे इसमें थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस एट अ डिफरेंट लोकेशन. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बाउंड्री लेयर के लिए जो फॉर्मूला मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मूला है उसमें आपका रहेगा कि जो बाउंड्री लेयर है वो बेसिकली आपका फंक्शन जो रहेगा वो टेम्परेचर के साथ, सॉरी रेनॉल्ड्स नंबर के साथ और एक्स के साथ जो है वो फंक्शन रहेगा उन दोनों का. तो वो चीज़ हमने डिस्कस किया था. तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ कहाँ पे है. ये फॉर्मूला मैंने आपको सब लिस्टेड करा रखा है, सारे फॉर्मूला. दिस वन, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, ठीक है. तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है इसमें. तो बाउंड्री लेयर के लिए बेसिकली हमें एक्स चाहिए, वो लोकेशन चाहिए जहाँ पे हमने बाउंड्री लेयर जो है उसकी थिकनेस कैलकुलेट करनी है, और साथ साथ उसमें उस लोकेशन पे रेनॉल्ड्स नंबर कितना है वो कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए मेन ये रहेगा कि हमें लोकेशन तो दे रखा है, हमें मेन जो है उसका रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है. तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला जो है वो है रो v इंटू डी डिवाइडेड बाय म्यू. तो उसके लिए देखो कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑलरेडी आपको दे रखा है, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, और जो d है दैट इज़ करेक्टरिस्टिक डायमेंशन. तो वो आपका लेंथ हो जाएगा कि कितनी लेंथ पे आपको कैलकुलेट करना है, तो वो आपका x ही हो जाएगा. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आपको है कि और इसके साथ साथ म्यू भी गिवन है आपको, ठीक है, दैट इज़ 1.85 इंटू 10 पावर माइनस 5 kg पर मीटर सेकेंड. तो ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है. तो हमने इसमें जो रो गिवन नहीं था तो रो हमने कैलकुलेट कर लिया सिंपल जो एयर के लिए इक्वेशन लगा के, ठीक है. तो वो हो जाएगा आपका पी वी इक्वल्स टू एम आर टी से. तो आपका तो पी अपॉन रो इक्वल्स टू आर टी, तो उस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना. तो वहाँ से हमने जब कैलकुलेट किया यहाँ पे पी का वैल्यू आपको दे रखा था एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा था, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, आर का वैल्यू पुट कर दिया, टेम्परेचर आपको गिवन था 27, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करके तो हमारे पास ये डेंसिटी का वैल्यू आ गया, दैट इज़ 1.177 kg पर मीटर क्यूब. ऑफकोर्स इतना ही आना चाहिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एयर की जो डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेट 1.2 के समथिंग होता है, बट वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है. तो एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए कितना है. तो वो चीज़ है. अब हमने यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट किया है डिफरेंट लोकेशन पे, एट एक्स इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट कर लिया. तो ये तो वैल्यू जो होगी आपका रो का वैल्यू हो गया, 2 जो है आपका वेलोसिटी हो गया, और 0.2 आपका डिस्टेंस हो गया, और ये आपका विस्कोसिटी. तो इसमें यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गया रेनॉल्ड्स नंबर का 25,448. सिमिलरली एट
अदर लोकेशन जो है इसका दैट इज एक्स इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, उस पर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर जो आ रहा है आपका 50,897। तो ये दो लोकेशन पे अपने रेनॉल्ड्स नंबर, ऑफकोर्स ये दोनों के दोनों जो है वो कैसे हैं यहाँ पे, ये रेनॉल्ड्स नंबर से देख के आप बता सकते हो कि लेमिनार फ्लो है, बिकॉज जो लेमिनार फ्लो के लिए कंडीशन थी कि 5 इंटू 10⁵ से कम होना चाहिए, तो ये वही चीज़ है कि ये कम है 5 इंटू 10⁵ से। तो ये लेमिनार फ्लो है ऑफकोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे अब जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है उसका कैसे कैलकुलेट करें, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा था यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला कि 4 इंटू 64 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एट दैट लोकेशन। तो वहाँ से हमने डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 4 इंटू 64 इंटू एक्स डिवाइड बाई रेनॉल्ड्स नंबर एट दैट लोकेशन का अंडर रूट। तो यहाँ से इसका बाउंड्री लेयर का थिकनेस आया जो कि अप्रोक्सीमेट हो जाएगा आपका 5.8 mm के आसपास हो जाएगा। और सिमिलरली हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 48 सेंटीमीटर पे, तो वो अराउंड 8.23 mm के आसपास हो जाएगा। तो ये तो हमें पता ही है कि बाउंड्री लेयर की जो है थिकनेस वो एक्स के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट एक्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे आपका एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी आपका तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस उसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ से थिकनेस कैलकुलेट कर लिया, अब हमने कैलकुलेट करना है इसका मास फ्लो रेट। सो टू कैलकुलेट द मास फ्लो रेट, दैट एंटर्स द बाउंड्री लेयर फ्रॉम द फ्री स्ट्रीम बिटवीन x equals to 20 centimeter and x equals to 40 centimeter, we simply take the difference between the mass flow in the boundary layer at these two x position. At any x position, the mass flow in the boundary layer is given by the integration 0 to delta rho u dy। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि मास फ्लो रेट का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, सिंपल सा है कि भाई जो है रो वी इंटू एरिया, ठीक है, वो होता है आपका। लेकिन सिंस यहाँ पे डेप्थ अगर आपका मैं कह रहा हूँ कि वो यूनिट है, तो यहाँ पे सिंपल सा रो यू इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर दिया 0 टू डेल्टा जितना भी आपका वाई के डायरेक्शन में है उसकी थिकनेस। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी का प्रोफाइल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था कि यू अपॉन यू इन्फिनिटी, वहाँ पे हमने वी इन्फिनिटी लिखा था लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यू अपॉन यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3/2 वाई अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 वाई अपॉन डेल्टा के पावर क्यूब। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यू का जो इंटीग्रेशन होगा डी वाई के साथ, तो यहाँ पे जो ये वाली टर्म है ये तो आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। और जब इसमें डेल्टा पुट करोगे वैल्यू तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो ये पे यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4 इंटू डेल्टा माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/8 और यहाँ से फिर आपका y4 अपॉन डेल्टा क्यूब हो जाएगा। लेकिन जब डेल्टा पुट करोगे तो डेल्टा, तो यहाँ पे मतलब अगर मैं इसको फर्दर, वैसे आप लोग कर सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, लेकिन मैं फर्दर जब इसको आगे इसको सोल्व करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि ये आपका इस तरीके से लगेगा यू इन्फिनिटी इंटू डेल्टा एंड यहाँ पे आ जाएगा 3/4 माइनस 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब फर्दर हम सोल्व करेंगे तो जो है 8 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है इसका, तो 6 माइनस 1 तो 5/8 आ जाएगा। और यहाँ से रो जो है वो कांस्टेंट था ही, तो रो यू इन्फिनिटी इंटू डेल्टा, तो ये चीज़ आ जाएगी। और जब हमने इसमें जब कितना मास एंटर किया है इन दो डेल्टा की वैल्यू के बीच में, तो हमने यहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डेल्टा का वैल्यू कितना था 40 सेंटीमीटर पे और 20 सेंटीमीटर पे, तो डेल्टा की वैल्यू पुट करके और फिर हम यहाँ से मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास फ्लो रेट। तो उसके बाद हम इसी पर्टिकुलर मैंने प्रॉब्लम को लिया है फर्दर
ठीक है। तो उसमें आगे इन्होंने कुछ कैलकुलेट कराया है सेम प्रॉब्लम लेके, वो देखिए अभी उन्होंने बोला है कि ये जो प्रॉब्लम था जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था वो प्रॉब्लम नंबर 5.3 था, है ना। तो अभी उसी प्रॉब्लम को आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये जो हमने लास्ट में प्रॉब्लम डिस्कस किया है दैट वाज 5.3, तो 5.3 को ही आगे लेके यहाँ पे डिस्कस करना है हमने। तो for the flow system in the example 5.3, assume that the plate is heated over its entire length to a temperature of 60 degrees Celsius. Calculate the heat transfer in first 20 centimeter of the plate and the first 40 centimeter of the plate. तो अब जो आपके पास लास्ट में आपके पास वहाँ पे वेलोसिटी गिवन था, ठीक है, प्लेट का, और उसके अलावा आपके पास टेम्परेचर गिवन था प्लेट का, दैट वाज 27 डिग्री सेल्सियस। उसका प्रेशर गिवन था, तो आपने वहाँ पे रो की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया था। आपके पास जो है उस प्लेट का में वहाँ पे उस पर्टिकुलर केस के लिए आपको म्यू का वैल्यू भी दे रखा था, लेकिन अब यहाँ पे एक इसमें ऐड कर दिया कि आपका प्लेट की जो है टेम्परेचर वो आपका 60 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा फर्स्ट 20 सेंटीमीटर ऑफ द प्लेट में और सेकंड 40 सेंटीमीटर प्लेट में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जनरली आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको करना क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि TF कैलकुलेट करना होता है, फिल्म टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है। तो ये बेसिकली आपका एवरेज होता है जो आपका फ्री स्ट्रीम फ्लूइड होता है उसके टेम्परेचर के और आपका जो प्लेट का टेम्परेचर। तो फ्री स्ट्रीम फ्लूइड का टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज एयर का टेम्परेचर, और आपका प्लेट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 2, तो ये आपका एक एवरेज टेम्परेचर आ गया, दैट इज 43.5 डिग्री सेल्सियस। अब इस 43.5 डिग्री सेल्सियस पे हमने एयर का प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेटा बुक। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो आपको या तो डेटा बुक एग्जाम में मिलेगा, अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज़ आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगा। तो वहाँ पे फिल्म टेम्परेचर पे ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए इन्होंने न्यू का वैल्यू किया कैलकुलेट कर लिया यहाँ से इस टेबल से, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का और थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू कैलकुलेट किया है, प्रेडेंटल नंबर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और CP का वैल्यू दैट इज स्पेसिफिक हीट का वैल्यू, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। PR के लिए मैंने बताया था कि इट इज़ द ओनली नंबर विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, है ना। तो ये डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी फ्लूइड के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है। तो अब इसमें जो प्रोसीजर था हमें पता था कि फॉर्मूला जो है वो क्या होने वाला है। तो फॉर्मूला हमें पता था कि ये जो फॉर्मूला है ये रहता है आपका नसेल्ट नंबर का, जो लोकल नसेल्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो अब हाँ, उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें नसेल्ट नंबर के लिए दो डेटा चाहिए होता है, रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेडेंटल नंबर। तो प्रेडेंटल नंबर तो आपने डायरेक्टली कैलकुलेट कर ही लिया बिकॉज वो प्रॉपर्टी था। तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हमने वापस से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, U इन्फिनिटी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई न्यू, क्योंकि रो की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने यहाँ पे न्यू के वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो U इन्फिनिटी आपके पास 2 था फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, लास्ट केस में दे रखा था, और एक्स आपने 0.2 पे आपको उसको कैलकुलेट करना है और न्यू का वैल्यू। तो ये आपके पास कुछ 23,041 के आसपास रेनॉल्ड्स नंबर आया। तो ऑफकोर्स ये आपका कैसा है लेमिनार फ्लो है, तो इसलिए हमने ये रिलेशन लेमिनार फ्लो के लिए रिलेशन लगाया लोकल नसेल्ट नंबर के लिए, दैट इज 0.332 रेनॉल्ड्स नंबर का पावर 1/2 प्रेडेंट नंबर की पावर 1/3। तो इससे जो हमने कैलकुलेट किया तो आपके पास नसेल्ट नंबर आया हमारा 44.74। तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे जो H के वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज नसेल्ट नंबर इज इक्वल्स टू H लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंटू एक्स अपॉन के। तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे बिकॉज के की वैल्यू हमने ऑलरेडी डेटा बुक से कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये पर्टिकुलरली उस लोकेशन पे है, ठीक है। लेकिन अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन द फर्स्ट 20 सेंटीमीटर ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो फर्स्ट 20 सेंटीमीटर ऑफ प्लेट तक कितना आपका हीट ट्रांसफर हुआ है, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज जो वैल्यू है, तो क्या अब हम सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहे हैं कि अभी ये प्लेट जो है वो 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो उसके लिए जो उसकी एवरेज लोकल तो हमने कैलकुलेट कर लिया उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो वो एक तरीके से ये हो गया कि हमने इसको अभी प्लेट को 20 सेंटीमीटर ही माना है, तो हमने बेसिकली ये HL पे कैलकुलेट कर लिया। तो अब इसका एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट करने के लिए हमें क्या करते हैं 2 इंटू HL। तो
एच एल सपोज जैसे यहाँ पे ये ऑल्दो लुकिंग अब देखने में आपको एच एक्स लग रहा है, लेकिन सिंस हम इसको मान के चल रहे हैं कि अभी ये प्लेट सिर्फ कितना है 20 सेंटीमीटर का ही है, तो वो उसके लिए फिर ये आपका एच एल हो जाएगा। तो इसको फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आ जाएगा, दैट इज़ 12.3 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। और उसकी हेल्प से फिर हम यहाँ पे क्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एच बार आपने कैलकुलेट कर ही लिया। एरिया जो है वो आपका, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इस प्लेट का जो डायरेक्शन जो लेंथ मानी है सिर्फ उतना माना है कि जो है 20 सेंटीमीटर के तक है, तो मतलब 0.2 मीटर है, और टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी है ही 60-27, तो इसलिए आपका ये जो हीट ट्रांसफ़र आ गया दैट इज़ 81.18 वाट। अब सिमिलरली हमने इसको 40 सेंटीमीटर तक कंसिडर किया है इस प्लेट को, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वापस हमने इसका रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लिया, फिर वापस इसका नेसल्ट नंबर कैलकुलेट किया। अब हमने अज्यूम किया कि इसका लेंथ है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये आपका जो लोकल हीट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द 40 सेंटीमीटर वो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके हेल्प से हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया और फिर आपका हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो सेट ऑफ प्रोसीजर है वो मोस्टली सेम रहना है आपको, किसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हो जनरली इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना होता है। आपने फिल्म टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है, फिल्म टेम्परेचर के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करना है, तो उस जो भी फ्लूइड है आपका, और फिर उसके हिसाब से आपको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करके प्रेडेंशियल नंबर की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल जाती है। फिर आपको नेसल्ट नंबर कैलकुलेट करना होता है, नेसल्ट नंबर की वैल्यू की हेल्प से फिर आपको एच एक्स कैलकुलेट करना होता है, और फिर अगर आपको एवरेज की जरूरत पड़ रही है तो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड देन हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक सेट प्रोसीजर है, तो ये यहाँ तक हमने किया था। उसके अलावा अगर सेम ही प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जिसमें हमने रेनॉल्ड्स एनालॉजी का यूज़ किया है ना, तो वो उसमें भी आपका ड्रैग फोर्स कैलकुलेट किया है सपोज किसी प्लेट पे। तो ये है कि फॉर द फ्लो सिस्टम एग्जांपल इन द 5.4 जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कंप्यूट द ड्रैग फोर्स exerted on the first 40 centimeter of the plate using the analogy between the fluid friction and the heat transfer। तो अभी उसके लिए हमने ये एनालॉजी जो है वो इस्टेब्लिश किया था जो लास्ट क्लास में रेनॉल्ड्स एनालॉजी की जो बात की थी हमने, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है ये जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिलेशन ये हमने इस्टेब्लिश किया था, तो इसी रिलेशन का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे जो है रो का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, बिकॉज रो का वैल्यू वापस से चाहिए गया था, है ना, तो बाकी और प्रॉपर्टीज तो हमने कैलकुलेट कर ली थी, बट रो का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया था। सिंस ये ध्यान रखना, हमने फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी जिसमें हम बेसिक कैलकुलेट कर रहे थे उसकी थिकनेस, तो उसके में भी हमने रो कैलकुलेट किया था, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट था। लेकिन अब यहाँ पे हमें फिल्म टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो फिल्म टेम्परेचर पे ही लेनी पड़ेगी अब हमें, क्योंकि उस टाइम हमने प्लेट का जब हम 5.3 डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे प्लेट का टेम्परेचर नहीं दिया था, तो इसलिए हम डायरेक्ट जो एयर के टेम्परेचर से ही हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास प्लेट का टेम्परेचर भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब हमें फिल्म टेम्परेचर की बात करनी पड़ेगी। तो जो हमने यहाँ पे 316.5 जो टेम्परेचर लिया है वो फिल्म टेम्परेचर है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से फिर हमने यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट किया और फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर कैलकुलेट किया। उस स्टैंडर्ड नंबर का फॉर्मूला जो हमें पता ही था कि H अपॉन रो सी पी यू इन्फिनिटी, तो उसकी हेल्प से हमने स्टैंडर्ड नंबर कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड नंबर और प्रेडेंटल नंबर हमारे पास था ही ऑलरेडी, तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे जो है वो एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट किया। तो उसकी हेल्प से फिर हमने यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट टाइम में डिस्कस कर दिया था आप लोगों से, इसमें कुछ नया है नहीं ज़्यादा। स्टैंडर्ड नंबर के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि ये फॉर्मूला होता है H अपॉन, ये लोकल स्टैंडर्ड नंबर था, लेकिन अब हम सिर्फ एवरेज की बात करेंगे तो वी इन्फिनिटी रो सी पी, ये फॉर्मूला अपने अभी यूज़ किया है। और ये आपका जो है वॉल शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला था, तो ये लोकल की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हमने एवरेज कैलकुलेट करना, तो वही फॉर्मूले हमने सब यूज़ किया है। तो उसकी हेल्प से फिर हमने शियर स्ट्रेस के वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और फिर हमने जो ड्रैग फोर्स है दैट इज़ वो फिर हमने कैलकुलेट किया स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है।
तो एरिया में हमारे पास लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर था, और जो विड्थ है इसकी, या डेप्थ कह सकते हैं जेड डायरेक्शन में, तो वो हमें यूनिटी दे रखा है, तो इसलिए सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये जो ड्रैग फोर्स आ गया वो आ गया 5.44। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैं तीनों टाइप के बता दिए। जनरल प्रॉब्लम है जिसमें आपने थिकनेस कैलकुलेट करना है हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर का, वो चीज़ है। फिर अगर आपके पास आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो वो, और रेनॉल्ड्स एनालॉजी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो फोर्स कन्वेक्शन है उसका सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम, दैट इज़ फ्लो थ्रू द पाइप्स और डक्ट्स, और वी कैन से दैट इज़ इंटरनल फ्लो। तो जब इंटरनल फ्लो की बात कर रहे हैं तो इसमें हम करेंगे फ्लो थ्रू द पाइप्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कोई पाइप कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ये आपका एक्स डायरेक्शन है, दैट इज़ फ्लो की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है आपका जो है वेलोसिटी का प्रोफाइल। वेलोसिटी का प्रोफाइल यहाँ पे पैराबोलिक रहेगा। तो ये चीज़ भी आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी किया होगा ऑलरेडी, क्योंकि अगर आपका फ्लो थ्रू पाइप्स होता है तो वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो पैराबोलिक होती है। अगर उसके सरफेस पे जो वेलोसिटी है वो आप जीरो रहेगी, और जो सेंटर पे वेलोसिटी रहेगी, जो आपके एक्सिस पे वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना, वो एक्स सॉरी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, रेडियस का फंक्शन रहेगा, रेडियस के साथ चेंज होगा। तो जैसे जैसे आपका आर का वैल्यू चेंज होगा वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। अब ये जो है ये फुली डेवलप्ड फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है ना। अब ये कैसे आ रहा है, क्योंकि इसमें अभी आपको दिखाया नहीं है कि कैसे ये प्रोफाइल बना, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये प्रोफाइल जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है। तो ये जो है ये फिगर इसमें दिखाया हुआ है, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में जो फ्लूइड एंटर करता है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी लगभग यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आपके विस्कस नेचर की वजह से जो फ्लूइड आपका इसके बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, बाउंड्री लेयर डेवलप होता चला जाएगा, बाउंड्री लेयर यहाँ तक डेवलप हो चलेगा इसकी। तो अब इसके बाद ये बाउंड्री लेयर पूरे में डेवलप हो गया, तो इसलिए वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरीके से आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे कोई भी बाउंड्री लेयर जस्ट बनना स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे फिर बाउंड्री लेयर की थिकनेस ये है डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। फिर डेल्टा की वैल्यू और बढ़ते चला जाएगा, तो इसके बाद यहाँ तक आपका जो है फुली डेवलप्ड फ्लो हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है यहाँ से एंटर पॉइंट से और यहाँ तक जहाँ तक आपका जो फ्लो है वो फुली डेवलप्ड हो जाएगा, वहाँ तक की लेंथ को आप एंट्रेंस लेंथ भी बोल सकते हो या स्टार्टिंग लेंथ भी बोलते हैं। तो एक पूछा जाता है इसका सिग्निफिकेंस भी क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका बेसिकली वो लेंथ है जिसके जहाँ तक आपका जो फ्लो है वो फुली डेवलप्ड होता है ना। आपका जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर का वो कंटिन्यूसली इस रीजन में इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद उसका थिकनेस जो है वो आपके मैक्सिमम थिकनेस के इक्वल हो जाता है। तो ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे पैराबोलिक बन जाता है। ये लेमिनार के लिए स्पेसिफिकली। अगर मैं टर्बुलेंट के लिए बात करूँ तो ये डायग्राम जो दे रखा है वो टर्बुलेंट के लिए दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको लेमिनार सब लेयर बोलते हैं। तो ये भी आपने स्टडी किया होगा, लेमिनार सब लेयर जो रीजन होता है वो जनरली टर्बुलेंट में ही होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जो लेमिनार सब रीजन है वो किस टाइप के फ्लो में होता है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो में होता है हमेशा। तो ये चाहे फ्लो थ्रू पाइप की बात नहीं है, अगर फ्लो थ्रू प्लेट पे भी है तो अगर वहाँ पे भी कहीं पे सेम क्वेश्चन आ रहा है कि लेमिनार सब लेयर जो रीजन है वो कहाँ होता है, तो वो टर्बुलेंट रीजन में ही होता है ना। लेकिन जो गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो टर्बुलेंट फ्लो में ज़्यादा है, सॉरी लेमिनार फ्लो में ज़्यादा है, टर्बुलेंट फ्लो में वेरिएशन बहुत कम होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। जो वेलोसिटी है वो आपका जो आर का रेडियस का फंक्शन होता है ना। और अगर आपको मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना है कि इस जो पाइप है उसके अंदर से कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया, इंटू वी मीन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसका आप मीन वेलोसिटी कैलकुलेट कर लोगे तो उसकी हेल्प से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना मास फ्लो रेट हो रहा है। तो सिमिलरली जैसे आपका टेम्परेचर प्रोफाइल था, सॉरी वेलोसिटी प्रोफाइल, ऐसे टेम्परेचर प्रोफाइल भी बनता है आपका, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल में भी क्या हो रहा है कि हीट जो ट्रांसफर हो रहा है उसके सरफेस के थ्रू होता है, तो इसलिए सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका सेंटर पे टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये आपका एक टेम्परेचर प्रोफाइल बनता है सिमिलर टू द वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना। तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल बेसिकली कैसे बनता है वो भी एक आपका डायग्राम से देख सकते हो। आपका जैसे ये है, तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में जा रहा है तो फ्लूइड का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट आपका जो
जो फ्लूइड का एंट्री टेम्परेचर है उसके इक्वल से रहेगा। तो अगर सपोज कोई टेम्परेचर टी है ना, उसके इक्वल से रहेगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली अगर सरफेस का टेम्परेचर सरफेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो तो सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो लेकिन इसका कम है। लेकिन जैसे जैसे आपका फ्लो आगे की तरफ बढ़ेगा एक्स के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपका जो थर्मल बाउंड्री लेयर है वो डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप होगा और इस पॉइंट पे आके आपका जो थर्मल बाउंड्री लेयर है वो कंप्लीट डेवलप हो जाएगा, जिसका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि आपका इनिशियली क्या होगा कि आपका जो फ्लूइड है वो आपका जो फ्लूइड का एंट्रेंस टेम्परेचर था उसके इक्वल्स है, लेकिन जैसे जैसे आपका फ्लूइड फ्लो होगा उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि हीट कंटिन्यूसली आपका एंट्री कर रहा है, हीट यहाँ से कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है। तो हीट सप्लाई हो रहा है तो इसका जो टेम्परेचर है वो अलोंग द रेडियस उसकी डेप्थ तक चला जाता जाएगा। यहाँ तक आपका फ्लो जो है वो फुली डेवलप्ड हो चुका है। तो ये रीजन जो है यहाँ के बाद का ये आपका फुली डेवलप्ड रीजन है, और यहाँ से और यहाँ तक ये जो लेंथ है ये आपका थर्मल एंट्रेंस रीजन या थर्मल एंट्रेंस लेंथ बोला जाएगा इसको। तो ये चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो इजीली। अब ये जो दो प्रोफाइल दे रखा है ये दोनों प्रोफाइल डिफरेंट है, बिकॉज ये जो प्रोफाइल है इसमें जनरली 2 टाइप से केस होता है। इसमें एक तो केस होता है कि जब आप जो हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो उसमें जो आपके वॉल का टेम्परेचर है या सरफेस का टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, तो जो टी एस सरफेस टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है कि आप कांस्टेंट हीट फ्लक्स सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपका क्या करते हो कि सरफेस का टेम्परेचर चेंज हो सकता है लेकिन अब जितने हीट का जो फ्लक्स है वो सेम रहता है, मतलब Q अपॉन A का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लक्स कंटिन्यूसली सप्लाई करते हो, तो उसमें टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से रहेगा। तो 2 डिफरेंट केस है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, बट टेम्परेचर प्रोफाइल इस तरीके से आपका डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर प्रोफाइल है। तो ये भी आपका टेम्परेचर भी जो है वो फंक्शन है आपका रेडियस का, है ना, और यहाँ पे कंटिन्यूसली हीट सप्लाई हो रहा है, तो इसके बाद आपका इस तरीके से टेम्परेचर जो प्रोफाइल है वो बन जाएगा। सेंटर पे मिनिमम होगा और आपके एक्सेस पे मिनिमम होगा और सरफेस पे टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि सरफेस के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जस्ट लाइक वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेयर being a function of r measured from the axis at a given cross section of the pipe, whenever there is a fluid flow happening in the pipe due to the viscous influence of the fluid, whenever there is a heat transfer between the pipe boundary and the flowing fluid, the temperature of the fluid layer also become a function of r at a given cross section। तो इस सिमिलरली जैसे आपका वेलोसिटी जो है वो आपका रेडियस का फंक्शन होता है, सिमिलरली अगर उसी तरीके से टेम्परेचर भी जो आपका रेडियस का फंक्शन हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो दैट इज़ द बल्क टेम्परेचर, बल्क मीन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है अलोंग द रेडियस। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे आपको टेम्परेचर चाहिए तो आप कौन सा टेम्परेचर लोगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे ही टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग है, रेडियस के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो मीन बल्क टेम्परेचर क्या बताता है कि इसका एक एवरेज टेम्परेचर आपको बता देता है कि यहाँ पे कुछ एवरेज टेम्परेचर इसका इतना रहेगा। ठीक है, तो वो आपका TB बता देगा बल्क टेम्परेचर। ठीक है ना। तो अगर आपको जब भी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कुछ भी है, ये B है बेसिकली, तो वो आप वहाँ पे इसको जो है यूज़ में ले सकते हो। तो बल्क टेम्परेचर को इन्होंने डिफाइन किया जाए, TB ऑफ द फ्लूइड एट ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर विच टेक्स इनटू अकाउंट the variation of the temperature of the fluid layer with respect to R at that cross section of the pipe, and thus indicate the total thermal energy transported by the fluid through the cross section। तो total thermal energy कितना ट्रांसपोर्ट होगा किसी फ्लूइड से कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो वो हो जाएगा mCp/Tb। क्लियर है ना। तो m को हम रो पाई r स्क्वायर इंटू वी मीन वेलोसिटी इंटू CP/Tb, तो ये आपका हीट कितना ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ़ देर इज एनी काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द पाइप बाउंड्री एंड द फ्लोइंग फ्लूइड, दिस TB ऑफ द फ्लूइड मस्ट बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। तो TB का वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा इन डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, तो वो तो हम देखेंगे ही। ठीक है, तो अब टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द TB ऑफ द फ्लूइड, तो इसमें हमने क्या किया, ये आपका कोई पाइप कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसमें हमने
प्रोफाइल दिखा है, वेलोसिटी प्रोफाइल दिखा है, अगेन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। और सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल भी दिखा है एंड दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ आर। और ये जो है आपका कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया में हमने कोई डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो कि आर रेडियस पे है सेंटर से, ठीक है। और उसका जो थिकनेस है वो कितना है, डी आर। और so consider a given cross section of the pipe at which the velocity distribution and temperature distribution are as shown in the figure. Consider a differential element ring of the fluid flow in the cross section of the pipe at a radius r measured from the axis, and let dr be the differential radius of the element ring. Then dm dot, the mass flow rate in the differential area, differential mass flow rate of the fluid through the elemental ring, तो वो कितना जाएगा, रो इंटू एरिया, तो एरिया कितना जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, इंटू यू। इसका मतलब पता है ना 2 पाई आर डी आर कैसे आ रहा है। अगर इसको कट करके खोल रहे हो तो जो इसका जो रेडियस है वो कितना है आपका आर, तो उसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। और जो है इसका थिकनेस जो है वो डी आर है, तो इसलिए 2 पाई आर इंटू डी आर ये इसका एरिया हो जाएगा इंटू यू। तो डिफरेंशियल थर्मल एनर्जी और एंथैल्पी ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लूइड थ्रू द एलिमेंटल रिंग, तो वो कितना हो जाएगा एम डॉट सी पी टी। तो यहाँ पे रो 2 पाई आर डी आर दैट इज डी एम डॉट इंटू यू सी पी टी, ठीक है। अब टोटल थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लूइड थ्रू द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, तो ये तो एक आपका जो एलिमेंटल रिंग है उसमें हो गया, और किसी पूरे पाइप में है तो इसने इसका इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू आर, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेडियस पे लिया था, अब हमने पूरा रेडियस 0 टू आर पे इसको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर हम टीबी के टर्म्स में देखें तो टोटल थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लूइड थ्रू द एंटायर क्रॉस सेक्शन, तो वो कितना हो जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर वी मीन सी पी टी बी, है ना। तो हमने यहाँ पे इनका मीन वैल्यू ले लिया कि अगर हमारे पास मीन रेडियस पता हो और अगर हमारे पास टी पता हो तो डायरेक्टली हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से रोब की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई के वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और सी पी का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से आर स्क्वायर वी मीन टी बी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू आर टू यू आर टी डी आर, ठीक है। तो टी बी को इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, टी बी विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू आर यू टी डी आर अपॉन आर स्क्वायर वी मीन, क्योंकि यहाँ पे देखो आर ऑब्वियसली आर का फंक्शन है ही और यू और टी भी आर का फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते, इसको इंटीग्रेशन में रखना पड़ेगा। तो अब अगर मैं वेरिएशन ऑफ टीबी की बात करूं तो वेरिएशन ऑफ टीबी किस तरीके से रहेगा, तो इसके इसलिए मैंने आपको फर्स्ट केस कंसिडर किया है जिसमें मैंने अपने इसमें बताया कि आपका जो हीट फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशंस है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पावर जो है कोयल है वो यूज़ किया है, तो उसमें जो है कोई आई एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से जो हीट डेवलप हो रहा है थ्रू आउट द सरफेस वो सेम है, तो ये आपका कांस्टेंट हीट फ्लक्स की कंडीशन हो गया, ठीक है ना। तो डी क्यू जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो सेम अमाउंट जो डी क्यू का वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका वॉल टेम्परेचर हो गया दैट इज टी डब्ल्यू, वो ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा, और टी बी जो है फ्लूइड का टेम्परेचर हो गया, फ्लूइड का एवरेज टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे जो डी क्यू है जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कंटिन्यूसली वो फंक्शन नहीं है एक्स का, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसके टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करें, ठीक है, ये एक्स का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स और इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो यहाँ पे मैं अगर आप फुली डेवलप फ्लो की बात कर रहा हूँ तो इनिशियली तो क्या होगा, टीबी की वैल्यू तो कंटिन्यूसली क्या होता चला जाएगा आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि टीबी इनिशियली कम था, इनिशियली तो वो उतना ही था जितना फ्लूइड का टेम्परेचर था, है ना। तो उसकी वैल्यू जैसे जैसे उसमें हीट का ट्रांसफर होता जाएगा उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाएगा, और वॉल टेम्परेचर भी स्टार्टिंग में आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा,
ठीक है, ड्रास्टिकली। लेकिन उसके बाद आपका वो कांस्टेंट जो है कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली या कह सकते हो उसको इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इनमें जो रिलेशन है या उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका कैसे रहने वाला रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस के साथ उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो वॉल टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा और फ्लूइड का बल्क टेम्परेचर भी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे फुल डेवलप फ्लो की बात का बता रखा है कि आपका जो टी डब्ल्यू और टी बी में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना है। स्टार्टिंग में ज़रूर इनमें डिफरेंस कम होता है, लेकिन उसके बाद जो है उनकी वैल्यू वो एक कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन करके रखता है। तो फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है डी क्यू द लोकल हीट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू एच एक्स इंटू एरिया में अगर उसको यूनिट मान लो तो इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी बी, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं अब बात कर रहा हूँ वेरिएशन ऑफ एच एक्स, तो एच एक्स का जो वेरिएशन है वो किस तरीके से, तो एच एक्स जो है इनिशियली इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन वंस वो जगह का फ्लो फुली डेवलप्ड फ्लो जो है वो अचीव कर लेगा तो उसके बाद एच एक्स की वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट रहेगी। दिस गैप होल्ड्स गुड फॉर बोथ द केस। तो दूसरे केस के लिए भी यही प्रोफाइल रहनी है, मतलब जिसमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है वॉल का उसके लिए भी ये रहना। तो इन दोनों में आपका क्या रहेगा कि आपका एच एक्स जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा आफ्टर फुली डेवलप फ्लो। इनिशियली इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, इनिशियली ज़्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि इनिशियली ये डिफरेंस जो है वो कम दिख रहा है आपको, और क्यू का वैल्यू जो है वो तो फिक्स है, फिक्स सेम अमाउंट हीट फ्लक्स कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स। तो ये वैल्यू इनिशियली कम था, इनिशियली ये वैल्यू आपका लेस है, तो उसके लिए एच एक्स का वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका रहता है। लेकिन जब वंस एक बार आपका फुली डेवलप्ड फ्लो अचीव हो जाता है तो उसके बाद इसका वैल्यू कांस्टेंट रहने लगता है। ठीक है, अब दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या है कि आपका वॉल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टी डब्ल्यू है कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कंडेंसिंग स्टीम है, कोई भी कंडेंसिंग स्टीम हमने इसके चारों तरफ है, तो कंडेंसिंग स्टीम में क्या हो रहा है, स्टीम कंडेंस हो रहा है लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है उसका ना, तो कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशंस। तो उसमें जो वॉल टेम्परेचर है वो एक्स का फंक्शन नहीं होता। जैसे इसमें क्या हो रहा था कि वॉल टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाता, लेकिन यहाँ पे आपका जो यहाँ पे क्यू डी क्यू है वो एक्स का फंक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है वॉल टेम्परेचर एक्स का फंक्शन नहीं है। तो इस केस में वॉल टेम्परेचर कंटिन्यूसली सेम रहेगा, लेकिन जो डी क्यू है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा, हीट ट्रांसफर ज़्यादा रहेगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है स्टार्टिंग में। तो टी बी तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वॉल का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली सेम है ना। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, लेटर ऑन हीट ट्रांसफर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो डी क्यू अगर मोर है तो एम डॉट सी पी और डी टी बी, तो ये जो चेंज हो रहा है ना, तो इसका जो क्या बोलते हैं जो स्लोप है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा और लेटर ऑन जो स्लोप है वो डिक्रीज होता चला जाएगा टी बी का। ठीक है, तो टी बी में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो कम होगा उसका, स्टार्टिंग में ज़्यादा है। तो ये आपका बल्क टेम्परेचर है और लोकल हीट फ्लक्स और एक्स जो है वो डायरेक्शन है फ्लो के। तो अब ये जो रिलेशन है ये दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ये चाहे आपका कांस्टेंट हीट फ्लक्स की कंडीशन हो या फिर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर की कंडीशन हो, जो आपका एच का जो रिलेशन है वो सेम ही रहना है दोनों केस में। तो अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन किया है कि अनलाइक इन केस ऑफ द फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट द लोकल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच एक्स remains constant in the direction of the fluid flow during both constant heat flux condition as well as constant wall temperature condition। तो जैसा कि आपने फ्लैट प्लेट फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट देखा तो उसमें एच एक्स जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था एज एक्स इंक्रीजेज, लेकिन यहाँ पे जो एच एक्स की जो वैल्यू है वो सेम रहेगा अगर आपका वंस फुली डेवलप्ड फ्लो अचीव होता है। तो चाहे आपका कोई भी केस हो, कांस्टेंट हीट फ्लक्स की केस हो या फिर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर का केस हो। ठीक है ना। तो आफ्टर केस वन, तो टी बी शुड बी इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड, that is during the constant heat flux conditions, since the both dq and hx are remaining constant in the direction of the fluid flow, the delta t value must remain constant in the direction of the fluid flow. But since the tb has to increase in the direction of the fluid flow because of the fluid is getting heat, the tw value also must increase in the direction of the fluid flow in such a way that the tw minus tb shall remain same in any at any x। तो वो यही चीज़ बता रहे हैं कि भाई अगर जो tw minus tb है वो कांस्टेंट होना चाहिए
बिकॉज जो मैंने आपको बता दिया है कि आपका डी क्यू भी से फिक्स है, एच का वैल्यू भी फिक्स है अगर आफ्टर फुली डबल फ्लो के, तो ये जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये भी वैल्यू भी कांस्टेंट होना चाहिए। और ये इंक्रीज, अब ये कांस्टेंट है तो आप भी बोल सकते हो कि सर ये तो कांस्टेंट ही भी रह सकती है, तो डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। अब डिफरेंस हो सकता है दोनों का स्ट्रेट लाइन है तो भी कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि सिंस कंटिन्यूसली आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो फ्लूइड का टेम्परेचर तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होना ही है, तो टीबी की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज है और हमें कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस भी रखना है, तो इसलिए टी वॉल टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाएगा। उसके अलावा सेकंड केस में जो बता रखा है, ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशंस सिंस द टी डब्ल्यू इज रिमेनिंग कांस्टेंट एंड टी बी हैज़ टू इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, डेल्टा टी मस्ट बी decreasing in the direction of the heat flow. Since Hx is remaining constant, then delta T value is decreasing in the direction of the fluid flow. The local heat flux dq must decreasing in the direction of the fluid flow. This is evident from the decreasing the slope of dTb with respect to x. तो वो मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसलिए डी क्यू का वैल्यू भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई एस कांस्टेंट है ही, तो टेम्परेचर डिफरेंस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो फिर डी क्यू भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जब आपका डी क्यू कॉन्स्टेंट है, मतलब कॉन्स्टेंट फ्लक्स की कंडीशन है कि जब डी क्यू जो है वो एक्स का फंक्शन नहीं है, तो टी डब्ल्यू इज इंक्रीजिंग विद द एक्स। ठीक है, और व्हेन द टी डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर के केस है, तो डी क्यू इज डिक्रीजिंग विद एक्स। ठीक है, तो हैंस इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू मेंटेन बोथ द heat flux condition and the constant wall temperature condition simultaneously at the same सेम टाइम। तो दोनों में ऐसा नहीं है कि आप एक साथ कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर भी और कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन भी मेंटेन कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो एच एक्स का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो लोकल नेसेल्ट नंबर जो है, ठीक है, उसका वैल्यू भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो लोकल जो नेसेल्ट नंबर है उसका वैल्यू भी इसमें कांस्टेंट था। ड्यूरिंग द बोथ कांस्टेंट हीट फ्लक्स एंड कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन फॉर द फुली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो थ्रू द पाइप्स, रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका 4000 से कम है तो जो नेसेल्ट नंबर का वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। ड्यूरिंग द कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन नेसेल्ट नंबर की वैल्यू रहेगी एच, नेसेल्ट नंबर की वैल्यू रहेगा 4.36, और ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर में नेसेल्ट नंबर का वैल्यू रहेगा आपका 3.66। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे दो कंडीशन दे रखा है कि अगर आपका वाटर ही फ्लो कर रहा है और इसमें रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू भी डिफरेंट है, ठीक है, और लेकिन आपका जो हीट फ्लक्स है दोनों में वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस है दोनों ही केस में, और वाटर फ्लो हो रहा है दोनों में, रेनॉल्ड्स नंबर लेकिन अलग अलग है। लेकिन आप ये देखोगे इसमें कि जो आपका डी है वो इसमें लेस है, इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो इसलिए जो है, बट नेसेल्ट नंबर दोनों केस में सेम रहेगा। अब नेसेल्ट नंबर तो आप बताओगे लेमिनार फ्लो है और तो नेसेल्ट नंबर तो ये रहना है, दैट इज़ 4.36, तो यहाँ पे 4.36 है, तो 4.36 ही रहना। तो इट मीन्स अब क्या हो रहा है यहाँ पे भी, डायमीटर तो दोनों का अलग है, तो डायमीटर अलग है और रेनॉल्ड्स नंबर अलग है, तो उनका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर वाटर है तो उसका के तो सेम ही है दोनों का, तो आपका यहाँ पे सिंस इसका डायमीटर लेस है तो इसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, और इसमें जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम रहेगा, बट जो नेसेल्ट नंबर है उसकी वैल्यू सेम ही रहनी है दोनों केस में। एक मैंने आपका वाटर लिया है, एक ऑयल ले लिया, और आपका दोनों का जो ये है कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन है, इसमें आपका नेशनल नंबर की वैल्यू 3.66 ही रहना है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि भाई वाटर है और यहाँ पे जो है आपका ऑयल है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि और दोनों का डायमीटर मैंने सेम ही ले लिया, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि डायमीटर तो सेम है, लेकिन इसको मैं आपको पता है कि वाटर का जो एच है वो ज़्यादा होता है, और उसके अलावा आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी वाटर की है वो भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनका जो रेशियो है वो बैलेंस हो जाएगा और आपका जो नेशनल नंबर की वैल्यू है वो जो है वो सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा थी, तो वेलोसिटी इज डबल्स देन द रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि डबल्स कर दिए मैंने, वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, लेकिन आपके हीट ट्रांसफर
में जो नेशनल नंबर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका। फॉर द फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द पाइप्स और डक्ट, तो उसमें एच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस, तो उसमें एच आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेमिनार के लिए कांस्टेंट है। तो उसके लिए हम जो आपका मैकडोमन्स इक्वेशंस है उसका यूज़ करके और हम इसमें इसकी हेल्प से हम एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो नेशनल नंबर है दैट इज एच टी अपॉन के विल बी इक्वल्स टू 0.023, रेनॉल्ड्स नंबर का पावर 0.8 एंड प्रेडेंटल नंबर की पावर n, और n का वैल्यू अगर आप किसी फ्लूइड को हीट कर रहे हो तो 0.4 हो जाएगा, किसी फ्लूइड को कोल्ड कर रहे हो तो उसका वैल्यू 0.3 रहेगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम टर्बुलेंट फ्लो में जो है एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज लेमिनार फ्लो के लिए तो एच का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस। आपका फ्लो में वेलोसिटी क्या है कुछ भी है, लेकिन आपका जो नेशनल नंबर है वो कैलकुलेट ही रहना, सॉरी सेम ही रहना केस में, ठीक है। तो अब इस पे भी आप सिमिलरली न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप रेनॉल्ड्स नंबर चेक कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका लेमिनार फ्लो में आ रहा है मीन्स लेस देन 2000 आ रहा है तो आप डायरेक्टली नेशनल नंबर की वैल्यू जो है वो यहाँ से यूज़ करके और डायरेक्टली आप एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 4000 से ज़्यादा आ रहा है तो आप फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर आपको रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेडेंट नंबर कैलकुलेट करके कोई भी फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसके बल्क टेम्परेचर पे उसके फ्लूइड की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके और फिर आप यहाँ पे एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा रहा कि सर ट्रांजिशन रीजन में क्या फॉर्मूला आएगा, तो सबके लिए फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो आपको डेटा बुक से मिल जाएगा। और अगर आप डेटा बुक आपको नहीं अवेलेबल होती तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई एम्पिरिकल फॉर्मूले की ज़रूरत है तो वो मिलेगी, लेकिन हाँ ये है कि ये फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला है ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है तो फिर आपको फॉर्मूले की खुद को याद रखना पड़ेगा, आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा फॉर्मूला प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स कन्वेक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। इसमें फ्री कन्वेक्शन डिस्कस करेंगे। अब इस पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सारी इसमें प्रैक्टिस करना है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आप उसको डिफरेंट तरीके से सोल्व कर सकते हो, तो वही प्रोसीजर है। उसमें कुछ अलग से, इसमें भी कुछ अलग से प्रोसेस नहीं है। आपका फ्लो थ्रू द पाइप्स में भी सेम ही चीज़ें कर, इसमें भी आपको बल्क टेम्परेचर कैलकुलेट करके उस पर फिर आपको जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टी लेनी है, उस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से फिर रेनॉल्ड्स नंबर चेक करना है। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका 2000 से कम आ रहा है तो नेशनल नंबर की वैल्यू डायरेक्टली है, तो वहाँ से आप एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 4000 से ज़्यादा है तो आप जो ये वाला फॉर्मूला है ये यूज़ करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो एच की वैल्यू, तो और उसके बाद फिर आप हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर है और उस पर आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की। तो अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फ्री कन्वेक्शन। सो थैंक यू।